अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आज की सुबह अच्छी सुबह है, बारिशें तो हो रही हैं और बारिशें ऐसी हैं कि जो थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर नहीं है, एक बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है बम गिर गया। जब आपने रात को टीवी नहीं देखा होता तो सुबह आप जरूर देखते हैं। तो सुबह मैं आपको एक बुरी खबर बताता चलूं कि आज पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस इंक्रीज कर दी गई और अच्छा खासा इनमें इजाफा देखने को मिला है। जिन जिन लोगों ने अब पेट्रोल पंप का रुख करना है तो उनको मैं पहले बताता चलूं कि पेट्रोल की प्राइस 5 रुपये इजाफे के बाद 272 रुपये हो चुकी है। ये पहले 266.80 थी। अगर डीजल की बात की जाए, डीजल क्योंकि मेनली उन गाड़ियों में पड़ता है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ रिलेट करती हैं या फिर कैरेज का काम करती हैं, सो वहाँ पे भी बहुत बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला। डीजल की प्राइस में 11.37% इजाफा देखा गया। अब डीजल की प्राइस 284.35 है। इससे पहले इसकी प्राइस थी 272.98। सो ये प्राइजेज हैं। अब आपको नई प्राइजेज मिलेंगी। एक बड़ा अजीबो गरीब सा हमें देखने को मिला है ये इजाफा, और यकीनी तौर पे 15 दिन के बाद ये बम तो 15 दिन के बाद ये बम गिर रहा है। और बिल्कुल ठीक कहा गजल आपने कि ये बम गिरता है आवाम के ऊपर जब पेट्रोल की या फिर डीजल की कीमत करते हैं, वो ज्यादा जाता है। बिल्कुल। तो ये तो अब आप इस चीज के लिए तैयार हैं, हर 15 दिन बाद कुछ ना कुछ होगा। जब आप ज्यादती की बात करेंगे कि ज्यादा होगा तो वो 5 या 10 रुपए बढ़ेगा। जब आप कमी की बात करेंगे तो वो 1 रुपए, 1.25 रुपए, 1.5 रुपए कम होगा। एग्जैक्टली। अब आपने हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करना है क्योंकि हम तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, आज हम सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अब से कुछ अर्सा पहले जब आपको याद होगा कि एक ऊँटनी जिसका नाम कैमी था, उस हवाले से कितनी ज़्यादा बात हो रही थी, जिस तरह से उसको उसकी टांगों को काट दिया गया था और बहुत डिबेट की गई थी उसके ऊपर। 1 साल कबल की बात है। तो अब मसला ये है कि उसको 1 साल तो गुजर चुका है और सिला सांगड़ में जुल्म का शिकार होने वाली जो ऊँटनी थी कैमी, अब वो नई जिंदगी की तरफ गामजन हो चुकी है। और भूख की तलाश में एक खेत में दाखिल होने पर एक बासर जमींदार ने उसके ऊपर जिस तरह से जुल्म किया था, थोड़ी सी वो मैं आपको बता दूं कहानी थी क्या, रिमाइंड करा दूं, आई मीन टू से कि उसकी अगली टांग को काट दिया था। और कैमी का मालिक एक गरीब किसान था जो कि जाहिर है इंसाफ के लिए उस तरह से आवाज़ नहीं उठा सकता था। और फिर वाक़े के बाद अवाम में काफ़ी गम और गुस्सा पाया गया। रियासत ने भी फिर आज खुद नोटिस लिया, फिर जानवरों के हवाले से बहुत से कानून भी बने। कानून के तहत 5 अफराद को फिर गिरफ्तार भी किया गया। अब कैमी की बहाली आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और अब उसके लिए वो तैयार करदा मसनूई टांग जो उसको दी गई थी उसे फिर से चलने की काबिल भी बना रही है। और कैमी भी एक शेल्टर होम में अभी तक रिहाइश पजीर है और शेल्टर टीम को उम्मीद है कि कैमी जल्द ही अपने जो इर्द गिर्द दूसरे जानवर हैं उनकी तरह चलेगी, दौड़ेगी और काम करेगी जिस तरह से वो करती थी, जैसे बाकी सब लोग। बिल्कुल ऐसी स्टोरी बड़ी अच्छी है क्योंकि इसके ऊपर सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई थी। सोशल मीडिया की आवाज़ उठाने पे फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी आवाज़ उठाई थी और वो जिसने जुल्म किया था उसको 5 साल की सज़ा भी मिली थी। और अब हमें ये जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि वो अपने कदम पे वापस आ चुके हैं। और जिस तरह वो चल रही है मुझे लगता है कि महीना डेढ़ और लगेगा, लेकिन कुछ अरसे में ये ऊँटनी बिल्कुल अपने कदमों पे होगी। डैट इज़ वेरी गुड। अल्लाह करे कि इसको जल्द अज जल्द सेहतयाबी मिले क्योंकि ऊँट के साथ हमारा रिश्ता बड़ा कदीम है क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसको यूज़ किया। तो इस वजह से ऊँट के साथ हमारा उनसे हमारी मोहब्बत है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक बड़ी दिलचस्प खबर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस ने सोशल मीडिया बिलखुसूस टिकटॉक पर सख्त पाबंदी आयद करते हुए वाजे किया है कि आइंदा कोई भी पुलिस ऑफिसर या एहलकार यूनिफॉर्म में वीडियो बनाएगा तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से जारी पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने ऑपरेशंस डिवीजन में तैनात 2 एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया है। और वाज़ेह रहे कि पुलिस एहलकारों की जानिब से टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का रुझान पिछले चंद बरसों में तेजी से बढ़ता चला जा रहा था और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मर्द ख़वातीन एहलकारों की ऐसी वीडियोस वायरल होती थी जिनमें वो दौरान ड्यूटी या फिर यूनिफॉर्म में मौजूद होते थे और उस पर मुख्तलिफ औकात में हुक्काम बाला ने तंबीह भी जारी की। लेकिन इन हिदायत के बावजूद भी खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी रहा और इस्लामाबाद पुलिस की तरह अब अगर पहले की बात की जाए तो पंजाब और सिंध में भी सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत एहलकारों के टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। सो अब पुलिस वाले वर्दी में कम से कम टिकटॉक यूज नहीं कर सकेंगे। अब आपने टिकटॉक वर्दी में नहीं बनानी, लेकिन घर जाके आप रूटीन में बना सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्रेज होता है ना टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का। लेकिन देखें ये एक अच्छा इकदाम भी है। इससे क्या होता है कि जिन लोगों को आप रोकते हैं
तो वो आप पर ही सवाल उठा सकते हैं कि आप हमें रोक रहे हैं, आप पहले खुद पर तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें। तो इस हवाले से भी ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो हिदायत आपको दी गई हैं उस पर अमल करें, वरना नुकसान आपको खुद ही होगा। बनाना नहीं तो मुअत्तल हो जाएंगे भाई। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको लिए चलती हूँ चाइना, जहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। चाइनीज रोज बरोज कुछ ना कुछ नया करते हैं, हमें हैरान करते हैं, दुनिया को हैरान करते हैं। एग्जैक्टली, उनकी डेवलपमेंट्स पर, उनकी इनोवेशंस पर तो बिल्कुल क्लैपिंग करनी चाहिए। लेकिन अब जो उन्होंने काम किया है उस पर काफी तशवीश भी की जा रही है और काफी तनकीद भी। नहीं, वो तो उनकी कदीमी रिवायत थी ना। तो अभी तो उन्होंने ये किया है जी कि हालिया बरसों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर उन्होंने काम शुरू किया जो हैरत अंगेज तो है ही, बल्कि कुछ हलकों में उसमें तशवीश भी पाई जा रही है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने शहद की मक्खियों के दिमाग में बहुत ही बारीक किस्म की डिवाइस को नस्ब कर दिया है ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके और कंट्रोल करने में भी वो कामयाब हो जाएं। और इस तहकीक का मकसद ये है कि मुस्तकबिल की जितनी भी जंगें होंगी या जो भी जंगी हिकमत अमली होगी, उसमें खुफिया मिशंस का हिस्सा बनाया जाए इन मक्खियों का इस्तेमाल किया जाए। और ये मक्खियाँ जो कुदरती तौर पर बेहतरीन पोलिनेटर समझी जाती हैं, अब वो जदीद साइंसी टेक्निक के ज़रिए साइबर्ग में बदल दी गई हैं और इन मक्खियों की बैक पर यानी पीठ पर एक 74 मिलीग्राम वजनी नन्ही सी डिवाइस उसको नस्ब किया गया है, जो 3 बारीक सुइयां हैं, उनके ज़रिए उनके दिमाग में सिग्नल्स भेजती हैं कि आपने कैसे और कहाँ और किस वक्त मूव करना है। और इन बरकी तार के जरिए मक्खियों को बाएं दाएं, जैसे मैंने पहले कहा, आगे पीछे उड़ने का हुक्म दिया जाता है। और हैरत की बात यह है कि 10 में से 9 बार मक्खियां उन अहकामात पर अमल करती हैं। और ये पेशरफ जहां एक तरफ साइंसी तरक्की की अलामत है, वहीं उस पर इखलाकी सवालात भी उठते हैं कि क्या कुदरती मखलूक को इस तरह से जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है भी या नहीं। बिल्कुल ऐसी है। और अगर मक्खी के छोटे से दिमाग में डिवाइस आ सकती है तो इंसान को तो दिमाग बहुत बड़ा है, तो इसमें भी डिवाइस लगाई जा सकती है। और आने वाले दिनों में आपको ये भी नजर आएगा कि हमारे दिमागों में कोई ना कोई डिवाइस लगी होगी और हमें कोई ना कोई शख्स कंट्रोल कर रहा होगा। और ये आने वाले दिनों में जिस तरह मक्खियों के दिमाग तक डिवाइस पहुंच चुकी है, तो हमारे दिमाग में भी ये आ जाएगी। बहुत ही नौजात, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 22 रन से हराया और सीरीज में 2-1 की बढ़त भी हासिल की। लॉर्ड्स टेस्ट में एक लम्हा ऐसा आया जिसने 25 साल या 26 साल कबल पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त की याद ताज़ा कर दी। दोनों मैचेस में भारतीय टीम आखिरी लम्हात में हिम्मत हार गई। जिस अंदाज में मोहम्मद सिराज शोएब बशीर का शिकार हुए, वैसे ही श्रीनाथ को सकलेन मुश्ताक ने आउट किया था। दोनों मरतबा गेंद बैट को छोड़ने के बाद विकेटों से जा टकराई और मार्च 1999 में चेन्नई में खेले जाने वाले टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से 217 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम पाकिस्तानी स्पिनर सकलेन मुश्ताक के हाथों रेजा हो गई थी और दोनों इनिंग्स में सकलेन मुश्ताक ने 10 विकेटें हासिल की थी। जी हाँ, तो ये तो अब आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। इसमें एक चीज मैंने एक्सप्लेन करनी थी, वो आप भी इसके ऊपर एग्री करेंगी कि ये इंडिया और पाकिस्तान की टीम की बात हो रही थी, अब इंडिया और इंग्लैंड की टीम की बात हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 26 ईयर्स हम यहाँ पे खड़े कि हम जिस तरह से इंडिया आज इंग्लैंड से मुकाबला कर रहे हैं, हम इस तरह से अब इंडिया से भी मुकाबला नहीं कर सकते क्रिकेट में। ये बात आपकी ठीक है, मैं इससे 110% एग्री करती हूँ कि ये तो बस एक याद थी, अगर इस याद के जरिए आप कुछ कर लें तो बेहतर होगा। खैर, अभी आपने इस रिलेटेड स्टोरी बताई है, तो मुझे भी ऐसी ही कोई स्टोरी बतानी मुझे पता है आप क्रिकेट की बात ही करेंगे। बिल्कुल, तो कुछ दिखा दे पहले हम इस हवाले से भी, हमारे पास कुछ है तो कोई वीडियो नहीं चले। अच्छा सुनिएगा, ये भी स्टोरी इसी तरह से है कि ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने अपने 100वें टेस्ट मैच में नया तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने सिर्फ 9 रन देकर नाकाबिले यकीन 6 विकेटें हासिल की और इसी तरह मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में तेज तरीन 5 विकेटें सिर्फ 15 बॉल्स पर लेने का एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिससे 78 साल कदीम रिकॉर्ड टूट गया जो टू शॉक ने 1947 में कायम किया था। और उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेटें भी मुकम्मल कर लिए हैं और वो ये संगे मील अबूर करने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर भी बन गए हैं। और वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट की बात करें तो इस मैच में वेस्ट इंडीज़ की जानिब से भी एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। वो ये है कि वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 4.3 ओवर्स में महज 27 रन बनाकर, ठीक है तो इस तरह बनाकर रन की पवेलियन में लौट गई है। लेकिन कभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कभी क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाले वेस्ट इंडीज टीम अपने ही होम ग्राउंड में क्रिकेट की तारीख में इतना कम स्कोर बनाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। तो वो मतलब कम तो बनाया है, वो बच गए हैं बनाने से, लेकिन वेस्ट इंडीज का ये जो रिकॉर्ड है वो बनाते बनाते तो कम वो बचे हैं, लेकिन उसने तकरीबन अपनी 100 साला टेस्ट तारीख का सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड
जरूर अपने नाम कर लिया है, तो ये भी आप याद रखें। मुझे जिस तरह गजल ने बताया ना कि मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ जो किसी ज़माने में बहुत अजीम थी, क्रिकेट के साथ बहुत मोहब्बत करती थी, तो मैं सोचूं वो आगे मेरा नाम लेंगी कि आप अभी बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, तो कल से मैं भी क्रिकेट देखना स्टार्ट कर रही हूँ। नहीं, वो आप ही देखेंगे, वो आपकी खवातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताते हैं। कौमी एयरलाइन PIA का 63 साला रिकॉर्ड जो आज तक ना टूट सका। रिकॉर्ड की तफसीलात कुछ यूं हैं कि 1960 में PIA ने बोइंग तैयारों का इस्तेमाल शुरू किया और 1962 में नया बोइंग 720 मतलब 720 खरीदा। इसकी पहली परवाज लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से कराची के लिए थी और ये परवाज नॉन स्टॉप और तेज तरीन ऑपरेट करने वाले कैप्टन अब्दुल्ला बेग थे। इस परवाज ने मस्कूरा फासला 948 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से तय करते हुए 6 घंटे 43 मिनट और 51 सेकंड में तय किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जिसको आज तक कोई एयरलाइन नहीं तोड़ सकी। और वाज़ेह रहे कि PIA उस वक्त दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी जो उस वक्त 100 मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें ऑपरेट करती रही। बिल्कुल। अब देखना, अब तो कंपनियों की, अब तो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात होती है, इसकी बोलियां लगती हैं और फिर कंपनियों की मर्जी के मुताबिक ही तब्दीलियां भी होती रहती हैं कि किस तरह से कौन सी तब्दीली करनी है। लेकिन खैर, अब देखें कि एक ज़माना था जब PIA का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कोआला चप्पल के हवाले से कि बहुत ज़्यादा वो फेमस है। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आ रही हैं आप। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो चप्पलों ने फैशन की दुनिया में जैसे ही धूम मचाई तो सबकी नजरें तो वहाँ पर रुक गई। एक पुरानी चप्पल थी, दोबारा से फैशन रिवाइव हो रहा था, लेकिन कहानी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई क्योंकि दुनिया के मुमताज़ फैशन ब्रांड लुई विटनेस ने एक ऐसा बैग मुतारिफ कराया है जो ना सिर्फ रिक्शे की शक्ल में है बल्कि उसकी कीमत ने भी सबके होश उड़ा दिए हैं। रिक्शे की शक्ल का बैग है और तकरीबन 1.19 करोड़ रुपए का ये बैग है और क्लासिक मोनोग्राम से भी ये मुज़ज्जन है, मतलब तैयार किया गया उसको, और साथ ही इसके साथ साथ होलोग्राफिक फिनिश भी उसको दिया गया है, उससे उसकी फिनिशिंग की गई है जिसे देखकर लगता है कि रिक्शे को किसी फैशन शो की कैट वॉक पर भेज दिया गया है। और आपको ये भी याद हो कि इससे पहले लॉयस विटन ने जहां जहाज, डॉल्फिन और दीगर गैर रवायती शक्लों के बैग्स भी बनाए हुए हैं, मगर ऑटो रिक्शे वाला बैग अपनी इनफरादियत के बायस बहुत ज़्यादा इस वक्त नुमाया है और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसी गजल आपने स्टोरी तो बताई, लेकिन मैं लुई विटॉन वालों को कहना चाहता हूँ कि लुई वालों, आप 1 करोड़ और 29 लाख या 2 लाख कितना था? 29 करोड़ 1 करोड़ 29 लाख या पता नहीं कितना था, मतलब 1 करोड़ 19 लाख 1.19 करोड़ 1 करोड़ 19 लाख रुपए का अगर आप वो बैग देते हैं तो भाई आप पाकिस्तान में आ जाएं, आपको मैं 3 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का रिक्शा खरीद के दे दूंगा यार, पूरा रिक्शा हो जाएगा। आपने ये बैग इतने करोड़ों में रखा है, हमारे यहाँ पूरा रिक्शा इतने में मिल जाता है, मतलब 1 करोड़ 19 लाख में तो आपको दर्जनों बैग देख रहे हैं आप, दर्जनों या सैकड़ों रिक्शे मिल जाएंगे इसमें। ये इस वक्त स्क्रीन पे बैग चल रहा है, लेकिन ये अमीरों का रिक्शा है ना, उन्होंने रिक्शा तो कुछ करना नहीं है, उन्होंने ये बैग अपने हाथ में रखना है और दूसरे को बताना, देखा मैंने रिक्शे वाला बैग लिया है 1 करोड़ 19 लाख रुपए। लेकिन जैसे उन्होंने बताया ना कि लोई वालों ने इससे पहले भी जहाज की शक्ल के भी बैग बनाए हैं, फिर वो भी अमीरों के जहाज होंगे, अमीरों के जहाज हैं जो उनको वो हाथ में लेके फिरते हैं ना, वो तो दूसरे जहाज तो अलग ही होता है। खवातीन आजाद, ये था हमारा सोशल स्टोरीज का सेगमेंट, होते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आजाद। अब हम पाकिस्तान की बात करेंगे जो मानसून की लपेट में है और हर बरसाती बादल के साथ तबाही की एक नई लहर आ रही है। शदीद बारिशों ने शहरों में अगर बात की जाए तो उसको झीलों में तब्दील कर दिया। गाँव ज़ेरे आब हैं और दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हर साल की तरह मानसून रहमत के बजाय ज़हमत बनता जा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आने वाले स्पेल के लिए अलर्ट जारी कर दिया और एहतियाती तदाबीर पर भी जोर दिया है। आज इसी पे हम इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। एग्जैक्टली और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PTMA पंजाब इरफान अली काटकिया साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं न्यूज़ में भी, डेली की न्यूज़ है कि बहुत सा नुकसान भी हो रहा है, तो और किस तरह के इक़दाम किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये मानसून का एक ताकतवर स्पेल थ्रू आउट द कंट्री ये चल रहा है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस स्पेल के ज़ेरे असर आपने लाहौर में देखा, रात इस मानसून की दूसरी बड़ी बारिश लाहौर ने विटनेस की। तकरीबन 170 से 80 मिलीमीटर बारिश ये कल भी हुई।
और इसी तरह पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है और पंजाब, जिसमें गुजरात डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न और इसी के साथ साथ लाहौर डिवीज़न अप टू उकाड़ा, इन अजला में 40 से 60% इस साल की प्रेडिक्शन के मुताबिक बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। और यही वजह है कि इन बारिशों के पेश नज़र नुकसानात की जो वो ओवरऑल इंटेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली पंजाब में तकरीबन 64 लोग उनकी डेथ्स हो चुकी हैं और 150 से ज़ायद जख्मी हुए हैं मुख्तलिफ हादसात में, जो 25 जून से हमारा मानसून स्टार्ट हुआ और अब तक जो ये नुकसानात की तफसील है। लेकिन द गुड थिंग इज कि इस सारी अर्बन फ्लडिंग के बावजूद, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे तमाम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और तमाम जो वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, बड़े नाले हैं, इन सब की रिपीटेड साइकिल्स में डीसिल्टिंग हुई और इस डीसिल्टिंग की वजह से ही आपने देखा कि लाहौर की भी रात जो बारिश हुई, अभी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेन शाहराहें, तमाम आर्टरीज, हर चीज वो दोबारा क्लियर है और लाइफ इज बैक टू नॉर्मल अगेन। जी इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि वी ऑफन टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिन 5 ममालिक में होगा वो पाकिस्तान भी है उनमें एक। पाकिस्तान में ऑलरेडी अब लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, सर्दियों की बारिश हो नहीं रही, गर्मियों में अब मानसून के सीज़न में बारिश, जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया कि वो रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। इवन लाहौर की बात कीजिए तो वो सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। सो पीडीएम में कितना तैयार है? जी, मैं बिल्कुल, आप जैसे पहले भी मैंने गुजारिश की कि और में भी रात इस सीजन की दूसरी बड़ी बारिश थी, जो पॉइंट रेनफॉल अगर हम देखें तो थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा बारिश जो है ये रात फिर हुई और 170 कुछ मुकामात पर 170 से 80 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन अभी सुबह ऑफिसेज के टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो पानी है वो मेन शाहराहें, इस वक्त जो हमारे पास प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में रिपोर्ट्स हैं, तमाम शाहराहें लाहौर की इस वक्त क्लियर है और कहीं गली मोहल्लों में अगर कोई नशेबी इलाके हैं तो वहां पे पानी की डी वाटरिंग का प्रोसेस जारी है। तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के बाद अब आप देखें कि अर्बन फ्लडिंग एक हमारा फ्रेश जो नया फिनोमेना है। प्रीवियसली सिर्फ सैलाब को ही हैजर्ड समझा जाता था इन दिनों में, लेकिन अब आप देखें कि ये अर्बन फ्लडिंग और इवन फ्लैश फ्लडिंग आप हिल टॉरेंट्स में देखें, डीजी खान और राजनपुर में, तो ये एक परमानेंट फीचर अब बनते जा रहे हैं पंजाब की ओवरऑल हैजर्ड प्रोफाइल में। और इनके लिए ना सिर्फ तैयार रहना होगा, इनके लिए प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस पंजाब गवर्नमेंट और पीडीएम में पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे वो बड़े मजबूत तरीके से इसकी प्रिपेयर्डनेस हर साल अब कर रही है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ कोई ऐसा दरियाई सैलाब से कोई नुकसान नहीं हुआ। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा है और उसमें भी प्रॉपर डी वाटरिंग और प्रॉपर डी सिल्टिंग की वजह से चीजें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक नहीं पहुंची कि जो अनकंट्रोलेबल हो। जी बिल्कुल इरफान साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं कि जो बारिशें हैं वो रिकॉर्ड से ज़्यादा हो रही हैं जिस तरह से हम उनको देख रहे हैं, लेकिन दही इलाकों की भी यही सिचुएशन है, तो क्या वहाँ पर भी मकामी इंतजामिया इसी तरह से मुस्तैद है? जी बिल्कुल, हमारी अवेयरनेस कैंपेन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड सोशल डिजिटल मीडिया थ्रू आउट पंजाब वो जारी सारी है। आप देख रहे होंगे कि आपके चैनल समेत तमाम चैनल्स पे टीवी सीरीज भी चल रही हैं, प्रिंट मीडिया पे भी चीजें आ रही हैं और देही इलाके भी डेफिनेटली इसकी जद में हैं, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा, आपने ओकाड़ा में देखा कि पिछले 30 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी ये पिछले 48 से 72 घंटों में हुई है। तो अनप्रेसिडेंटेड रेंज हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर्स, फील्ड फॉर्मेशंस, दे आर ऑल रेडी एंड वी आर ट्राइंग के पब्लिक को। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि रेंज भी अनप्रेसिडेंटेड हैं, सर्दियों में भी रेंज या फिर स्नोफॉल का सिलसिला नहीं होता। सो पीडीएम में जिस तरह आपने कहा कि हम तैयार तो हैं, लेकिन क्या आपकी स्ट्रेंथ भी साथ साथ बढ़ रही है? क्योंकि आपने सिर्फ लाहौर को नहीं देखना, आपने पूरे पंजाब को देखना, और पंजाब पाकिस्तान का आधा है और पंजाब में जितनी आबादी है पूरे पाकिस्तान की दूसरे सूबों की आबादी उतनी नहीं है। सो आपकी इक्विपमेंट, आपकी जो वर्क फोर्स है उसमें भी इजाफा हो रहा है? जी डेफिनेटली। अब अगर आप वर्क फोर्स की बात करें तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और खास तौर पे रेस्क्यू 1112 पंजाब दैट एक्ट्स एज डीआरएफ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फॉर पीडीएम में पंजाब,
और उनकी इस साल भी हमने जितनी भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, और पंजाब में आपने देखा कि हमारी जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है 1122, दैट इज द मोस्ट इक्विप्ड एंड मोस्ट एफिशिएंट फोर्स अमंगस्ट ऑल द प्रोविंसेस। और इस साल भी इनको तमाम इक्विपमेंट नेसेसरी जो फ्लड रिलेटेड है वो रेस्क्यू इक्विपमेंट वो प्रोवाइड कर दिया गया। और इसी तरह साथ साथ पूरे पंजाब में जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं दे एक्ट्स एज द ऑफिसर्स ऑफ पीडीएमए। तो हम और वहीं हर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स डिऑक्स वो बने हुए हैं। एक एक लम्हा बलम्हा तरह के अलर्ट्स और हर तरह की इंफॉर्मेशन वो डिसमिनेशन टाइमली मैनर में वो होती है, और उस पर फिर प्रॉपर जितने भी नशेबी इलाके हैं, जितने डिस्पोजल स्टेशन हैं, हर चीज पे अब कल भी बारिश से पहले ही 4 से 6 घंटे एग्जैक्ट वो था कि किस किस जिले में बारिश का कितना इम्कान है। तो जिसकी वजह से तमाम चीजें, और रात के औकात में भी हम लेट नाइट तक चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब, इसी तरह रिलीफ कमिश्नर पंजाब, तमाम ऑफिसर्स दे वर हैविंग रिपोर्ट्स और चीजें। दिस इज गुड कि तमाम तर जो इंतजामिया है वो मुतहरिक है, अलर्ट है, किसी भी नुकसान के से होने से पहले आप लोग अलर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इरफान काटकिया साहब, आपने वक्त दिया, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपकी तैयारियां तरीके से मुकम्मल है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूँगी कि जो अवाम है उनकी भी कुछ इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि जो इदारे हैं वो तो काम कर रहे हैं, आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आपने किस तरह से खुद को बचाना है, बचाएं। ये नहीं होता कि इंसान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए कि हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इदारे ही करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्की सियासत पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू तो करने जा रही है। काफ़ी टाइम से हम बातें सो रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर इन फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, उनके अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब 5 अगस्त या फिर 90 दिन का अल्टीमेटम, इन दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त है, ये भी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आती। एक तरफ तो 5 अगस्त की बात होती है कि तहरीक को पीक पर लेकर जाना है, फिर एक तरफ हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब 90 दिन का टाइम दे देते हैं, फिर दूसरी तरफ हम देखें तो फवाद चौधरी और फिर दोस्त शमीम नकवी जो कि कल हमारे साथ मौजूद थे हमारे प्रोग्राम में, वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इनकार भी कर दिया है। KPK की बात करें तो वहाँ पर अवामी हिमायत कम होती दिखाई दे रही है। आखिर ये सब किस जानिब इशारा कर रहा है? तहरीक का आगाज होगा या फिर पसे पर्दा कुछ और ही चल रहा है? बिल्कुल ऐसी इसी के लिए सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जिया निगार जनाब इफ्तिखार शिराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिराई साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहला सवाल तो मेरा सिंपल यही है कि तहरीक इंसाफ एक तो कन्फ्यूजन का शिकार है, और दूसरा अगर कल आपने उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब को सुनाओ तो मुझे तो सबसे बड़े डिक्टेटर वो लगते हैं जिस तरह से वो मीडिया से बात कर रहे थे। ये तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये पार्टी के जो गोया कि सबसे पहले अपनी खुद ही दुश्मन है। मैं तो यही कहूँगा कि जिस अंदाज में वो चीज़ों को कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरह उनकी स्टेटमेंट प्री मैच्योर आती हैं और फिर उन पर बाकी नहीं रहते, तो मेरे ख्याल में पहले तो उन्हें खुद इस बात का तयन कर लेना चाहिए कि पार्टी के अंदर अगर कोर कमेटी ने सारे मामला डिस्कस डिबेट करने और वो फोरम है कि जहाँ पे हतमी फैसले होने हैं, तो फिर बेहतर है कि कोर कमेटी को बिठाएं और वहाँ बैठ के डिस्कस डिबेट करें, और वहाँ से किसी एक फर्द रिवायत को चाहिए कि वो आए बाहर और आके बात करें। लेकिन यहाँ आप देखें वो है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से लेके अली अमीन गंडापुर साहब, सेक्रेटरी जनरल कभी तो बैकग्राउंड में नजर आते हैं, कभी वो फोर फ्रंट पे आ जाते हैं, कभी वो उनके ऊपर तनकीद होती है कि वो जिस तरह की ट्वीट करते हैं, और कभी वो अली अमीन साहब और बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो जो उनका अपना कंडक्ट है उससे तो हुकूमत वक्त को किसी सूरत भी खौफजदा होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, कि उनको लगता है कि जब PTI का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, वहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि ग्रुप्स बने हुए हैं। अब खैर पख्तूनख्वा की बात कर रही थी, वहाँ पे भी देखें कि अगर मौलाना साहब का ये क्लेम दुरुस्त है कि खुद PTI के 35 MPs उनके पास आए हैं और वो वहाँ पे तब्दीली चाहते हैं, तो फिर इस तरह की गोया के खबरों के बाद अगर आप ये कहें कि आप 5 अगस्त को या 90 दिन के बाद किसी तहरीक का आप ऐलान करने जा रहे हैं और उससे हुकूमत वक्त जो है वो परेशान हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं
इवन जो पहली इनकी मीटिंग हुई है कोर कमेटी की, उसमें भी यकीनी तौर पे किसी ने एक तो खुल के अपनी राय का इजहार नहीं किया, और कुछ ने अगर किया भी है तो उन्होंने ये कहा कि इस तहरीक को फिर इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई की तहरीक के नाम से शुरू नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो हमारे ऊपर सख्तियाँ होंगी। तो जो क़यादत सख्तियों से डर रही है, जो खुल के बात नहीं कर रही, तो मुझे लगता है कि ये कारकुनों को मुतमईन करने के लिए इस तरह के हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद कुछ एक्टिविटी कर ली जाती है। इससे ज्यादा मुझे कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, और ना ही मुझे लगता है कि कोई बड़ी तहरीक शुरू लेकिन होने जा इफ्तिखार साहब, यहाँ पे भी तो एक कंफ्यूजन है ना, समझ नहीं आती। क्योंकि एक तरफ कुछ पार्टी के रहनुमा ये कहते हैं कि खान साहब जो कहेंगे बस वही फाइनल होगा। खान साहब तो मुज़ाकरात से मना कर चुके हैं कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर कुछ पार्टी के रहनुमा ये कहते हैं कि नहीं, अब हम मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे अगर हुकूमत हम पहल करती है तो। और फिर ऐसी एपिसोड एक दफ़ा पहले भी हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि कहा यह जरूर जाता है, लेकिन आपने देखा नहीं है कि खैर पख्तूनख्वा का जब बजट अप्रूव होना था, उस वक्त भी खान साहब की तो यही इंस्ट्रक्शंस थी कि जब तक वो बजट उनके साथ डिस्कस नहीं होता तब तक उसकी अप्रूवल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, गोया कि मुलाकातों पे अगर पाबंदी लगाई गई बाय डिजाइन, लेकिन किसी एक नुमाइंदे के जरिए तो चीजें उनके साथ डिस्कस डिबेट की जा सकती थी, उनकी बहनों के जरिए भी की जा सकती थी, अगर जो गोया के पार्लियामान की मेंबर नहीं है। लेकिन बहरहाल उनकी राय लेना जरूरी था, लेकिन नहीं ली गई, और उसके बगैर बहुत सारे काम हो गए। तो इमरान खान साहब जो भी कहें, लेकिन पार्टी के जो लोग बाहर इस वक्त मौजूद और पार्लियामान का हिस्सा हैं, वो बहरहाल अपनी सोच और अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जेल में बैठा शख्स तो ये चाह रहा है कि बड़ी एक मुल्कगीर मुहिम होनी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों से आप पूछें तो बंद कमरों में तो खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं, और बाज लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि हमें तसादम की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये भी बड़ा हैरान होते हम सुन के कि अगर आप अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए सड़कों पे आते हैं और इस मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्चेस की, ट्रेन मार्च, गोए के धरनों की तारीख रही है, तो सियासी मकासद के लिए अगर आप बाहर निकलते हैं और आप इसको खुद ही तसादम का नाम देते हैं, तो फिर तो आपको हुकूमत वक्त का गिला नहीं करना चाहिए कि जब आपके खिलाफ फिर भरपूर ताकत का इस्तेमाल हो। बिल्कुल ऐसी। और तो शराज साहब, होगा। थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि बहुत सारे लोग हैं ना, जिस तरह हम दीन में सुनते होते थे कि ये सही रवायत है, ये ज़ईफ रवायत है, तो जो बंदा खान साहब से मिल के आता है वो कहता है नहीं खान साहब ने तो ये कहा है, वो ये दूसरा है। जिसने कहा है वो तो सच नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से कह रहा है। सो इस तमाम तर सिचुएशन में जो कारकुन है वो कहाँ जाएगा, वो किसकी सुनेगा, वो किसके ऊपर एतमाद करेगा? नहीं, कारकुन तो मेरे ख्याल में कंफ्यूज भी है और मोर इम्पोर्टेंटली डीमोरलाइज हो चुके हैं। एग्जैक्टली। अगर आप आम लोगों से मिलें कि जो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त भी खड़े हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, और उनकी उंगलियां गोया के जो शक की हैं वो अपनी क्यादत की तरफ जा रही हैं। उनका ख्याल है कि इमरान खान को तो शायद पिछले 2-2.5 माह से कम बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया है। ना उनके पास अखबारात हैं, ना उनको टेलीविजन की सहूलत बाकी नहीं है, ना वो उन लोगों से मिल सकते हैं कि जिनसे मिलने के बाद वो एक वो मैसेज दें कि जो वाकईतन बाहर आके उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन ना हो। यहाँ तक कि उनकी वो बहन के जो ज्यादा वोकल हैं, अलीमा खान साहबा, आपको मालूम है कि उनसे मुलाकात नहीं होती, बाकी तो बहनों से कहीं हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान तो जाहिर सी बात है जो बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी तरह बाहर नहीं आ रही, लेकिन बाहर के लोगों को इतना तो मेरे ख्याल में अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान ना किसी डील में जाना चाहते हैं, ना वो किसी बैकडोर के जरिए अपने को रिलीफ मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर गोया के पार्लियामान को सुप्रीम बनाना है, इस मुल्क के अंदर जो स्टेटस को उसको तोड़ना है, और उसके लिए लोगों को बाहर निकलना चाहिए। तो कंफ्यूजन तो है कोई नहीं, ऐसा थोड़ी है कि इमरान खान का मैसेज को आ जाए है। वो तो जब इक़्तिदार में आए थे या उससे पहले भी क्या बात कर रहे थे सबको मालूम है। लेकिन एक इस वक्त जो कंप्रोमाइज नजर आ रहा है वो बड़ा बाय डिजाइन नजर आ रहा है। हमें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो लोग गोया के चीज़ों को एक मोमेंटम के साथ आगे ले जाने के बजाय उनको कहीं डिफ्यूज कर देते हैं या उसके अंदर कन्फ्यूजन का एलिमेंट लेके आते हैं, वो इसलिए लेके आना आ रहे हैं क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है कि इस तरफ जाया जाए। तो मेरा ख्याल में उससे यकीनी तौर पर कारकुन न सिर्फ परेशान है बल्कि डीमोरलाइज ठीक हो गया होता जा शाहिद रहा साहब, है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इफ्तिखार शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी जो कि गुफ्तगू कर रहे थे मुल्क की सियासत के ऊपर। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक खवातीन नौज़ाद। हम बात करेंगे एशिया कप अंडर 18 में पाकिस्तान ने एक शानदार और नाकाबिल शिकस्त मुहिम के साथ फाइनल तक रसाई हासिल की। मैं बात करूं पाकिस्तान हॉकी की, मगर आखिरी रुकावट को अबूर ना कर सका। चीन के शहर में खेले गए फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी, लेकिन इस नाकामी से पाकिस्तानी नौजवानों की शानदार कारकर्दगी की चमक मद्धम नहीं हो सकती। हांगकांग, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन और मलेशिया जैसे हरीफों को ज़ेर करना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हॉकी में रोशन है। और फाइनल में शिकस्त ज़रूर हुई, लेकिन हमारी टीम पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेली और पाकिस्तान के दिल जीते। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मसूदुर रहमान साहब मौजूद है, अंडर 18 हॉकी कोच हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे टीम ने उम्दा खेल पेश किया है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, कोई प्रेशर था या फिर कोई बड़ी वीकनेस थी कि फाइनल जो मार्का था उसमें शिकस्त हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है अनबीटन फाइनल तक पहुंची और जो है फाइनल में लाजमी बात है थोड़ा सा प्रेशर तो होता है। हमारे बच्चे हुई उनका गोलकीपर जो है वो बहुत अच्छा खेला। उसने 5-6 ओपन जो गोल थे वो उसने सेव किए, इस वजह से हम जो है वो फाइनल हारे। अच्छा मसूद साहब, हमारी हॉकी किसी ज़माने में हमारी तोती बोलती थी। अगर हॉकी की बात की जाए, 4 हमने वर्ल्ड कप जीते जो आज भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ऑस्ट्रोटर्फ के आने के बाद कुछ हालात ख़राब हुए हमारी हॉकी के। अभी हम देख रहे हैं कि सीनियर टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और जूनियर टीम जो हमारी अंडर 18 की टीम है उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मीन टू से टैलेंट आ रहा है। सो इसकी क्या वजह है? क्या हॉकी के ऊपर पिछले 3-4 साल में काम हुआ जो टैलेंट अभी सामने आ रहा है? देखिए सर, हमने सिर्फ 10 दिन का कैंप ज्वाइन कराया बच्चों को। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद बच्चे जाके फाइनल खेल। पाकिस्तान में बड़ी पोटेंशियल है, पाकिस्तान के बच्चे बड़े स्किलफुल हैं और नेचुरली गॉड गिफ्टेड जो है वो बच्चे हमारे स्किलफुल हैं और बड़े मेहनती बच्चे हैं। वो जो जापान की टीम जिससे हम खेले हैं फाइनल, वो 3 साल से मुसलसल एक ही पैटर्न पे एक ही जगह पे वो खेल रहे हैं। हमने 10 दिन का कैंप लगाया। 10 दिन के बाद हम बच्चों को लेके गए हैं, तो 10 दिन की ट्रेनिंग और 3 साल का वो बड़ा डिफरेंट था। तो बहरहाल बच्चे अनबीटन फाइनल तक पहुंचे हैं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है और बच्चों की मेहनत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हार जो होती है ना वो कमज़ोरी नहीं होती बल्कि आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देती है। हमने पहले भी यही कहा है। तो ये बताइएगा कि बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से होती है, क्या प्रोसेस होता है उसका? बच्चों पहले हम ये ओपन ट्रायल लेते हैं जिसमें तकरीबन 100 के करीब बच्चे आए थे हमारे ट्रायल में। उसमें स्क्रूटनाइज करके हम मिनिमाइज करते हैं। जो सबसे टॉप के बच्चे होते हैं, सबसे अच्छे बच्चे होते हैं, उनको सिलेक्ट करके हैं। वीडियो सेशन होते हैं, फिर इवनिंग सेशन होते हैं, मैचेस कराए जाते हैं, उसके बाद फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा मसूद साहब, अगर मैच की भी बात की जाए जिसमें हम हारे हैं, थोड़ी सी दिफाई लाइन हमें कमज़ोर नज़र आई। डिफेंस वैसे भी अगर देखा जाए तो नेशनल टीम की बात की जाए, सीनियर्स की भी, तो वहाँ पे डिफेंस में कमज़ोरी नज़र आ रही है। फॉरवर्ड हमारे अच्छे हैं। सो ये क्या टेक्निक्स हैं जो हमारे से मिस हो रही हैं कि हम वहाँ पे भी फाइनल में जाके कहीं ना कहीं पे कमज़ोरी दिखाते हैं और यहाँ पे भी फाइनल में हमने कमज़ोरी दिखाई? क्योंकि हॉकी एक ऐसी गेम है फुटबॉल की तरह कि किसी एक डिपार्टमेंट में भी अगर आप मिडफील्डर आपके अच्छे नहीं हैं, डिफेंडर अच्छे नहीं हैं, फॉरवर्ड अच्छे नहीं हैं, तो आपको फिर उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपकी बात बजाय देखें, जो मैंने रिक्वेस्ट किया पहले सिर्फ 10 दिन का कैंप ज्वाइन किया है बच्चों ने। अगर वही कैंप हमने ज्यादा टाइम मिले हमें, बच्चों को इकट्ठे और खिलाया जाए, मजीद हम इवेंट खेलने से पहले एग्जीबिशन मैच जो है इंटरनेशनल टीमों के साथ खेलेंगे। जो मैच प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब बच्चों को मैच नहीं खिलाए, ये बच्चे जितने गए हैं सिर्फ इनमें से एक बच्चा है जो जूनियर चैंपियनशिप खेला हुआ है। इस न्यू कमर थे सारे। इन्होंने तो बेचारों ने मैच ही कोई नहीं खेला था। ये फर्स्ट इनका इंटरनेशनल टूर था और फर्स्ट टूर्नामेंट था इनका। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा मसूद साहब कि अगले टूर्नामेंट्स के लिए अब किस तरह से तैयारी करवाई जाएगी बच्चों को, किन किन शोबों में? इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है बड़े अच्छे स्टेप ले रही है। आगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सीनियर चैंपियनशिप करवाने जा रही है अंडर 18। उसमें से फिर पूरे पाकिस्तान से हम बच्चे सिलेक्ट करेंगे और उनका कैंप फिर प्रॉपर लॉन्ग टर्म पे लगाया जाएगा। फिर इंशाल्लाह जो उससे होगा।
सही। अच्छा मसूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह स्क्वॉश की बात कीजिए तो और हमें उसके अलावा एक कल मसूद साहब, मेरा सवाल ये था कि स्क्वॉश की अगर बात कीजिए तो हमें नवाकली का मुकाम आता है हमारे जहन में, वहाँ से बहुत ज़्यादा टैलेंट आता है। हॉकी की बात की जाए तो गोजरा से, पंजाब से बड़ा टैलेंट आता है। सो इस वक्त जो आपके अंडर 18 के प्लेयर्स थे, ये आपने कहाँ कहाँ से पिक किए और इसमें किस किस एरिया की ज़्यादा नुमाइंदगी मौजूद थी लड़कों में? ये ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए थे, क्योंकि ट्रायल जो है इस्लामाबाद में थे, तो पंजाब के ज्यादा बच्चे क्योंकि करीब था, इसलिए पंजाब के बच्चों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया इस्लामाबाद में। केपीके से भी कुछ बच्चे आए थे, बलूचिस्तान से भी आए थे। जी ठीक। और मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि गोजरा में उस तरह का इंटरेस्ट आज भी है हॉकी में जिस तरह का होता था? मगर उनमें से जो सबसे अच्छे बच्चे, मसूद साहब, गोजरा में आज भी इंटरेस्ट है हॉकी में? जी गोजरा का इंटरेस्ट आज भी है जो हमारे साथ। जी गोजरा में नो डाउट, गोजरा में सही। ठीक हो गया मसूद साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी हॉकी टीम इसी तरह से परफॉर्म करती रहेगी। मसूद साहब हमारे साथ मौजूद, रहमान साहब जो कि कोच हैं पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी टीम के। बहुत ही शानदार हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया। जिस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज हैं उनको देखते हुए फाइनल खेलना भी एग्जैक्टली फाइनल खेलना भी गजल किसी एजाज से कम नहीं है। खवातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करते हैं, हम अभी भी अपनी चेयर में बैठे हुए हैं और दफ्तर में भी घंटों हम कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ये हिस्सा बन चुका है कुर्सी पे बैठना या फिर किसी और सोफ़े वगैरह पे बैठना। मगर क्या आप जानते हैं कि आपके जो बैठने का अंदाज़ है, आपका जो पोस्चर है, वो आपकी सेहत पर बराह रास्त असर डाल सकता है? सीधा बैठना सिर्फ आदाब का हिस्सा नहीं, बल्कि ये कमर दर्द, थकन और जिस्मानी जो तनाव है उससे बचाव का एक मौसर ज़रिया भी है। दूसरी तरफ झुककर या फिर गैर मुतवाज़न अंदाज में बैठना लंबे अरसे में आपके लिए संगीन जिस्मानी मसाइल पैदा कर सकता है। आइए जानते हैं कि दुरुस्त और गलत पोस्चर क्या है और आप दफ्तर या रोज़मर्रा ज़िंदगी में बैठने के अंदाज को कैसे बदल सकते हैं या फिर बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली और इसी के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोइज़ अंजुम साहब। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन बात कर रहे थे अभी पोस्टर के हवाले से, तो ये किसी भी पर्सन की उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हेल्थ या फिर उसको डिफ़ाइन करता है, उसकी हेल्थ को भी डिफ़ाइन करता है। तो हम क्यों अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं? क्या करेक्ट वेज हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। बिल्कुल, आज का जो आपका टॉपिक है पोस्चर का, दैट्स रियली गुड। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो पोस्चर है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मतलब अगर आपने सीधा बैठना है, कैसे बैठना है, किस तरह चलना है, आपके गुड पोस्चर और बैड पोस्चर्स को डिफरेंशिएशन के अंदर लाने के लिए जो पहली चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पोस्चर सीधा है भी या वो नहीं है। और आजकल का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किसी को यही नहीं पता होता कि उसका पोस्चर सीधा है या नहीं है। और इसके लिए बड़ी एक सिंपल सी एक ट्रिक होती है। आपने एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है अपने पोस्चर को देखने के लिए कि आप अपने सामने शीशे को रखें, साइड व्यू से आप अपने आप को शीशे में देखें और उसमें आप फिर ये देखें कि क्या आपके कान, आपके कंधे और आपके कूल्हे और आपके टखने ये एक लाइन में इसको नेचुरली अलाइन होना चाहिए। अगर तो ये अलाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है, और अगर ये अलाइंड है तो इसका मतलब है कि आपका पोस्चर बिल्कुल जो है वो ठीक चल रहा है। ठीक हो गया। और ये तो पहली चीज है आपका पोस्चर को पता करने के लिए कि आपने पोस्चर को देखना कैसे है। दूसरा, आपने मुझसे क्या सवाल पूछा? दूसरा पूछने वाले हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि आप ये बताइएगा कि जो हम पोस्चर आज, लेट सपोज हमारी अभी जवानी की उम्र चल रही है, सो इस उम्र में जो हम पोस्चर इख्तियार करते हैं, मतलब किसी ने किस अंदाज में बैठना है, किसी ने किस अंदाज में बैठना है, सो ये आज से 15-20 साल बाद किस तरह से आपको इफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल। फिलहाल जो
अगर आप बात करें तो 15-20 साल में नहीं, ये तो आपको इनिशियली से ही इफेक्ट करना शुरू कर जाता है। गलत पोस्चर्स के बैठने से जो है आपका जो मेजर जो मसले हैं वो आपकी गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, इवन आपकी जो डाइजेशन है, आपका जो आपके ब्रीदिंग इश्यूज हैं, वो सारे पोस्चर से रिलेटेड हैं। लेकिन जो सबसे संगीन मसला जो हमें जो पोस्चर्स में नजर आता है उसको हम अपने टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्कोलियोटिक स्पाइन, जो कि जिसकी कॉज फिलहाल कोई पता नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों का होता ही है कि जब भी आप एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक साइड पे बैठते हैं तो आपकी कमर के अंदर जो नेचुरल अलाइनमेंट है वो टेढ़ी होती जाती है, आइदर ऑन लेफ्ट साइड या किसी राइट साइड के ऊपर। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो इतनी ज्यादा साइड पर हो जाती है तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल स्कोलियोसिस, जिससे इन लेटर स्टेजेस इसकी रिहेबिलिटेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, बल्कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही होती है इसकी। फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें आपकी इसके अंदर सबसे ज्यादा इश्यूज जो हैं वो आपके ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, आपके हार्ट पे प्रेशर तेज हो जाता है और आपका पोस्चर जो है वो टोटली अनइवन हो जाता है, एक टांग छोटी हो जाती है और एक टांग बड़ी हो जाती है। जी अच्छा मोइज, मैं भी यही कह रही थी कि वी ऑफन डोंट नो द बेस्ट एंड करेक्ट वे टू सिट, स्टैंड, मूव विद गुड पोस्चर। और ये जो अक्सर बात की जाती है कि ये जो इसकी नुकसानात हैं या फिर जो बीमारियां हैं ये सिर्फ ओल्डर पीपल्स तक ही लिमिटेड हैं, ऐसा फिर मुमकिन नहीं है, नौजवानों को भी इसके मसाइल हो सकते हैं? नहीं, बल्कि इसके जो मसाइल हैं वो इस टाइम आजकल हो ही नौजवानों को रहे हैं। ओल्डर पीपल को तो अर्थराइटिस और बाकी किस्म के इश्यूज हैं, उनका पोस्चर से इतना नहीं होता। आजकल जो हमारे पास, इवन मैं भी इधर न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जो हमारे पास यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं वो पोस्चरल और ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो ज्यादातर आते हैं, बिकॉज इनका बैठने का स्टाइल और इनको कम से कम 8 से 10 घंटे बैठना पड़ता है। और फिर हम इनको बार बार तलकीन करते हैं कि आपने यहाँ पे बैठना कैसे है, एक गुड सिटिंग पोस्चर आपका क्या होना चाहिए। उसके अंदर जो है बेसिकली अगर आप अपना पोस्चर सीधा रखेंगे तो ही जो है आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। कहते हैं तो मैं आपको भी गुड सिटिंग पोस्चर भी बता देता हूँ। जी बिल्कुल, हम गुजारिश करेंगे अमाद साहब से, ज़रा सा आपको फुल पीजीएम में कट कर देते हैं तो उसके बाद आप हमें पोस्चर भी बता सकते हैं ताकि हमें या फिर हमारी ऑडियंस जान सके कि हम किस तरह से अच्छे सकते हैं, अच्छे से उठ सकते हैं। जी मोइज़, अभी आप फुल कटें, थोड़ा सा पीछे जाके तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या पोस्चर हैं जिसको हमें अपनाना चाहिए। देखिए, जब भी आपने आपको जी आप थोड़ा सा और हाँ यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। जब भी आपको बैठना है सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो कमर है सब उसके पीछे जो है लंबर सपोर्ट आप लाजमी रखें पीछे अपने पास, ठीक हो गया। और आपके शोल्डर जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, बिल्कुल आपने इरेक्ट बॉडी पोस्चर के साथ नहीं बैठना। और जो आपके फीट हैं, जो आपके दोनों पैर हैं, वो आपका पंजा और आपका जो हील है वो दोनों आपका जमीन के साथ टच होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो हवा में लटका हुआ हो। इसके साथ ही मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अक्सर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया या कहीं से भी वो इंफॉर्मेशन लेते हैं कि सही बैठने का तरीका क्या है और कैसे बैठना चाहिए हमें। लेकिन वो फिर भी हमारे पास आते हैं। रिसेंटली भी मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसने कहा कि मैं तो अपना पोस्चर बहुत सीधा रखता हूँ लेकिन फिर भी मेरे जो है वो दर्द हो रहा है। इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं रोबोटिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें आप अपने मसल्स को ओवर एक्टिव करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैंने अब सीधा बैठना है, जिसमें आप अपने मसल्स के साथ ज्यादा काम ले रहे हैं और बॉडी आपकी ज्यादा फटीग होने लग जाती है। तो उसमें बेहतर यही होता है कि जब भी आपने बैठना है तो आपने अपने शोल्डर्स और आपकी बॉडी को आपने रिलैक्स रखना है। इनको आप रिलैक्स करके रखेंगे और फिर जो है आप अपना काम अपना आराम से कंटिन्यू। वैसे तो आप बहुत दूर हैं, न्यूजीलैंड इस दुनिया का आखिरी कोना है। आप अगर यहाँ पे होते तो हम आपको बुलाते भी, लेकिन नाजरीन के लिए ये भी बता दीजिएगा कि कुछ ऐसी कोई गाइडलाइंस हैं, कुछ बुक्स हैं या कुछ ऐसे किसी ने गाइडलाइंस दी हूँ बैठने की, उठने की, चलने की, तो वो ताकि आसानी से वहाँ पे पढ़ लें और वहाँ से सीख लें, या फिर यूट्यूब पे कोई लिंक्स वगैरह हैं तो? गाइडलाइंस मैंने अभी इसी मत मैंने वापस आना है और मैंने यही सोचा हुआ है कि मैंने वापस आके सबसे पहली कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन करेंगे और उसमें हम ये सारा पोस्चरल अवेयरनेस और बाकी भी आपके ऑफिस में कैसे बैठना है और जितने भी जो सिंड्रोम्स चल रहे हैं आजकल, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम और इस तरह की चीजें जो कि पोस्चरल रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो हम मैंने आके उसको मैंने लाजमी अभी ये कैंपेनिंग शुरू करनी है। If somebody has already bad posture
पोस्चर, तो फिर कोई वर्जिश के जरिए भी उसको ठीक कर सकता है? इस तरह का भी कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेस मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि डिफरेंट पोस्चर्स के अंदर डिफरेंट मसल्स की एक्टिवेशन होती है, कुछ की डीएक्टिवेशन होती है। तो हमें पहले देखना पड़ता है कि बॉडी का कन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी किधर जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने बॉडी के पोस्चर्स के साथ वर्कआउट करना होता है। तो इसमें बेहतर यही होता है कि आप किसी अच्छे फिजियो या कायरो को पहले आप जरूर दिखा उसको लें। विजिट करें, उसको एक अपना पोस्चर सही तरह से दिखाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने बॉडी की जो नेचुरल अलाइनमेंट है उसको पहले देखना है, और अगर आपको लगता है कि आपकी नेचुरल अलाइनमेंट जो है वो नहीं है, और या आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकी हुई है, या आपका जो कान है आपके टखने के साथ एक वर्टिकल लाइन में मैच नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आपका बॉडी पोस्चर है। इसमें से कुछ जो छोटी मोटी जो एक्सरसाइज हैं, अगर आप जो यूजुअली जो लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का होता है उसमें आपके नेक इश्यूज ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। उसमें आप चिन टक्स एक्सरसाइज होती हैं कहते हैं, तो चिन टक्स एक्सरसाइज करके मैं दिखा देता हूँ। अच्छा मोइज, मुझे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कीजिएगा, फिर हम इस तरफ जाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका बचपन से पोस्चर खराब होता है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिनका एक कोई लेफ्ट या राइट कंधा डाउन होता है, मतलब वो खुद डाउन कर देते हैं और अपनी गर्दन को हल्का सा मोड़ देते हैं। अब उनको ये पता ही नहीं चलता और वो जवानी में भी उसी तरह रहते हैं, फिर बुढ़ापे में भी उसी तरह रहते हैं, हालांकि वो नॉर्मल नहीं होते। उनका एक गर्दन थोड़ी सी नीचे होती है, कंधा थोड़ा सा नीचे होता है, उनको अंदाजा नहीं होता। सो इसको तो वो मेरा ख्याल खुद मैनुअली भी दुरुस्त कर सकते हैं, अपने कंधे को थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करके, अपनी गर्दन को सीधा करके। नहीं, इसके अंदर होता यह है कि अगर आपका जो इशू है वो कंजेनिटल चल रहा है और वो बचपन से हुआ हुआ है, तो उसमें आप यूजली इसके अंदर जो है हमें सर्जिकल इंटरवेंशंस करनी पड़ जाती हैं। अगर आपका कंजेनिटल पैदाइशी इशू अगर आपका चल रहा है कोई पोस्चरल रिलेटेड, तो उसमें हम थोड़ी सी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बीच में कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि अगर एक कंधा नीचे और एक कंधा ऊपर है, तो इट मीन्स के उसके अंदर कोई ऐसी कमी है बॉडी के मसल्स के अंदर, या शायद वो मसल है ही नहीं जिसको आप स्ट्रेंथ करना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। बट समटाइम्स दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इशू के वो जो आप जो बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक इशू होता है टॉर्टिकोलिस उसको हम कहते हैं, जिसमें गर्दन आपकी टेढ़ी हो जाती है। उसको भी सीधा करना वो भी काफी एक बड़ी लंबी रिहेबिलिटेशन होती है, और अक्सर औकात जो है उसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन लानी पड़ जाती हैं। इसमें अक्सर बच्चों की गर्दन जो है वो टेढ़ी हुई भी होती है। मोइज, आप एक्सरसाइज के हवाले से बता रहे थे कुछ कि मैं अगर प्रैक्टिकल करके बता दूं तो वो बता दीजिएगा। उसमें होता ये है कि अगर तो हम गर्दन की लेट से बात करते हैं, कोई बंदा कहता है कि मेरा फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, मेरे पोस्चर आगे आए हुए हैं और मेरी गर्दन में दर्द रहता है, मैं अपना कंप्यूटर नहीं सही तरह यूज कर पा रहा। जैसे मैंने आपको पहले सिटिंग पोस्चर भी बताया, अगर तो वो सिटिंग पोस्चर जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपनी यूज कर रहा है, ज्यादा उसका लैपटॉप यूजेज है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि उसका जो लैपटॉप है वो 90 डिग्री पे बिल्कुल सामने होना चाहिए। दूसरी चीज एक्सरसाइज जो करनी है, उसने हर 30 टू 40 मिनट्स के बाद उसने थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, जिसमें जो पहली चीज है उसको हम कहते हैं चिन टच, जिसमें आपने अपनी चिन को बिल्कुल पीछे की तरफ लेके जाना है और 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। तो इससे ये होगा कि ये अगर मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, दैट मीन्स के आप अपने कानों को अपनी एड़ियों के साथ, टखनों के साथ आप उसको ऐसे तो अलाइन कर सांस रहे हैं। बंद, ऐसे तो सांस बंद होगा मोइज, तो ऐसे मतलब अपनी चिन को पीछे लेके जाके थोड़ा सा सांस को रोकना है। नहीं, ये सांस बंद होने में कोई बात नहीं होती, लेकिन यू हैव टू जस्ट होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स। इसको सिर्फ आप 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद उसको दोबारा रिलैक्स करें। ये सिर्फ कोई एक मतलब इतनी कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें आपने सिर्फ अपने यहाँ पर हम न्यूजीलैंड में इसको रॉक एंड रोल एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपने सिर्फ अपने कंधों को जो है वो सर्कुलर घुमाना होता है, ताकि आपके एकदम बिल्कुल ऐसे मोइज, इंशाल्लाह आप जब पाकिस्तान आएंगे तो आपको यहाँ पे बुलाएंगे हम, और लाइव ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो सब आवाम को समझ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन औज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा, इवन हम अपनी भी बात करें तो हम कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं या फिर किसी भी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर जब मुफ्त वाईफाई का हमें पता चलता है ना तो वी गेट एक्साइटेड कि चलो भाई ये तो किसी नेमत से कम नहीं है, किसी नेमत से कम नहीं, कि यहाँ पर वाईफाई मिल गया है। और फिर ये वैसे तो हमें नज़र आ रहा होता है, हम एक्साइटेड भी हो रहे होते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने भी बहुत सी जगह पे फ्री वाईफाई भी लगवाया है, लेकिन असल में इसके कितने ज़्यादा नुकसानात हैं पब्लिक नेटवर्क पर जब आप कनेक्ट करते हैं, तो इजीली एक्सेस किस तरह से हो सकती है, हैकर्स को आपका पर्सनल डाटा वो हैक कर सकते हैं, और इससे किस तरह से बचना चाहिए, क्या क्या प्राइवेसी हो सकती है, इस मामले पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ हमजा रब्बानी साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमजा, स्ट्रेट अवे आपसे यही सवाल करूंगा कि पब्लिक वाईफाई के ऊपर बहुत सारी मिथ्स भी बनी होती हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि वहाँ पे जब आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो बैंकिंग ऐप्स यूज़ करें या कुछ अपनी पर्सनल आपने फेसबुक या फिर सोशल ऐप्स यूज़ करनी है तो वो कम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। बात बिल्कुल सही है कि जो पब्लिक वाईफाई हैं इनके ऊपर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक मेजर थ्रेट जरूर है। इसके अंदर ये बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि वाईफाई से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप एक और नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे जितने भी और डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकती हैं। अच्छा। तो जब आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपके साथ जो डिवाइसेस हैं वो कौन सी डिवाइसेस हैं, वो किसी हैकर की हैं या किसी नॉर्मल बंदे की हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपके नॉलेज में बात नहीं है। तो वो ना सिर्फ आपकी डिवाइस को हैक कर सकते हैं बल्कि आपकी सारी ट्रैफिक को भी अपने पास हाईजैक कर सकते हैं एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, जैसे ही आपने कनेक्शन किया। अब जब वो आपकी ट्रैफिक को अपने पास लेके आएंगे तो उस ट्रैफिक के अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिसको वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर रीड कर सके, और जब वो डेटा प्लेन टेक्स्ट में रीड करेंगे तो अगर उसमें आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड है, तो वहां से आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हुए सिक्योरिटी का डेफिनेटली ख्याल रखना जरूरी है। सही, मतलब ये है कि आपकी बैंकिंग एप्स वगैरह और जितना कुछ भी आपका पर्सनल डाटा है वो अनसेफ है, आप पब्लिक वाईफाई को यूज़ नहीं कर सकते। आम पब्लिक को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन मुझे हमजा ये बताएगा, क्या अब जिस तरह से एआई का दौर आ चुका है तो क्या हम इसको एआई के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मुमकिन है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इस चीज से इतना वाईफाई सिक्योरिटी के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक और भी बात यहाँ करता चलूँ कि हमारी जो मोबाइल के अंदर जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं उन एप्लीकेशंस के ऊपर किसी हद तक आप सिक्योर हैं। वो अगर आपका कोई ट्रैफिक डेटा इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो वो एप्स नहीं चलेंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और आपको लॉगिन स्क्रीन देता है। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर खासतौर पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा एयरपोर्ट्स के ऊपर ये वाली चीज, या आप पब्लिक रेस्टोरेंट्स फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स के ऊपर आते हैं तो वहां पे आपसे वो कहते हैं कि हम आपको वेरीफाई करने के लिए आपका फोन नंबर देंगे। इन कंपनीज ने तो चले अपने मार्केटिंग पर्पसेस के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये लॉगिन पेज जो है ये चेंज किया जा सकता है टू एनी लॉगिन पेज ऑफ एनी एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल फेसबुक का दिखा दें, आपको इंस्टाग्राम का दिखा दें, किसी बैंकिंग एप्लीकेशन का दिखा दें, तो आपने उसको मिस्टेकनली वहां पे अगर आप कोई भी डेटा इनपुट करेंगे तो वो अटैकर के पास आ जाएगा। अच्छा। इसके अलावा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक वाईफाई के ऊपर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीपीएन बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि आपकी ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है। अब जब आपकी ट्रैफिक आपके मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप से निकलेगी तो वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में निकलेगी और एक रिमोट सर्वर तक जाएगी और वहां पे जाके डिक्रिप्ट होने के बाद आगे राउट होगी। तो ये जो प्रोसेस है इससे ये है कि अटैकर अगर आपकी नेटवर्क पे होते हुए ट्रैफिक को इंटरसेप्ट भी कर ले तब भी वो आपके डेटा को देख नहीं सकता। ठीक हो गया हमजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमजा ने जिस तरह आपको बताया कि आपने पब्लिक वाईफाई अगर यूज़ करना है तो आप वीपीएन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका जो सिस्टम है, आपकी सिक्योरिटी है, वो सेफ एंड साउंड रहे। खवातीन हज़रात, आज की सुख की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।